हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो कि एल्फ्रेड वेगनर द्वारा दी गई थी। अब हम इस लेक्चर में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ेंगे, जो आर्थर होम्स ने दी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एल्फ्रेड वेगनर प्रूफ नहीं कर पाए थे, उसके जो एविडेंसेस थे वो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए वो थे आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी, जिसे हम हिंदी में संवहनीय धारा का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं, क्या बताया गया है आर्थर होम्स के द्वारा। आर्थर होम्स की थ्योरी पढ़ने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि कन्वेक्शनल करंट एक्चुअल में होते क्या हैं। कन्वेक्शनल करंट हीट का ट्रांसफ़र होते हैं। करंट से यहाँ पे मतलब है मूवमेंट, हीट वेव्स का मूवमेंट, जो कि कहाँ पर जनरली देखा जाता है, फ्लूइड्स में देखा जाता है। फ्लूइड का मूवमेंट अपॉन हीटिंग, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, हीट एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे वो फ्लूइड्स जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं। उन्हें ही हम एक तरीके से कन्वेक्शनल करंट बोल देते हैं। इसमें उस फ्लूइड के मूव होने से वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, जिन्हें हम कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफ़र के नाम से भी जानते हैं। कन्वेक्शनल करंट्स जो होते हैं वो बेसिकली हम फ्लूइड में ही देखते हैं, ये सॉलिड में आकर नहीं होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया फ्लूइड का मूवमेंट होता है वेरियस टेम्परेचर जोन्स में। सेकेंड पॉइंट भी वही था कि हीट की वजह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र होता है, और उसे हम कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं। दीज कैन नॉट अकर इन द सॉलिड, ये सॉलिड में नहीं होते हैं क्योंकि फ्लो नहीं होता है, डेंस ज़्यादा होता है सॉलिड स्ट्रक्चर। इस वजह से ये फ्लूइड में फिनोमेना देखा जाता है। समझते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में। 1930s में आर्थर होम्स ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ही एक रूट बनेगी, बेस बनेगी हमारा समझने के लिए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी अभी तक की लेटेस्ट थ्योरी है, जिसे हम मान रहे हैं, जिसे हम मानते हैं कि ये करेक्ट थ्योरी है। तो उसको समझने के लिए कन्वेक्शनल करंट थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो बेस है वो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से आया है। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि हमारा जो मेंटल है, मैंने आपको पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ समझाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अंदर जो लेयर होती है, सेकेंड जो लेयर होती है हमारी आफ्टर क्रस्ट, अपर लेयर क्रस्ट होती है एंड आफ्टर क्रस्ट इज़ मेंटल। मेंटल में क्या है, हमारे बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, बट उसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि मेंटल में टॉप जो लेयर होती है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेयर थी। अगर आपको उसका नाम याद आ रहा है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। बिल्कुल, जो मैंने आपको लेयर बताई थी उसका नाम था एस्थेनोस्फेयर। क्या नाम था उसका, रिपीट कीजिए, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर एक फ्लूइड की लेयर है। ऑब्वियसली अगर वो फ्लूइड की लेयर होगी तो, और अर्थ के इंटीरियर में क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई हीट है। ओके, सो इतनी ज़्यादा हीट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो जब वो हीट होंगे, फ्लूइड की फॉर्म में है, तो वो क्या करेंगे, मूवमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, मूवमेंट शुरू करेंगे कैसे, टॉप टू डाउन, और या फिर इस हॉरिजॉन्टली भी। किसकी वजह से करेंगे, ये हीट की वजह से करेंगे। कहाँ पर करेंगे, सॉलिड क्रस्ट के नीचे जो एस्थेनोस्फेयर की लेयर है उसमें करेंगे। अब इससे होगा क्या, तो ये चीज़ मैं आपको अब डायग्राम से समझाती हूँ। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी कोर है, और ये जो जोन है इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये है हमारा अपर मेंटल, और आप अभी लोअर मेंटल को इग्नोर कीजिए। अपर मेंटल और एस्थेनोस्फेयर की हम बात कर रहे हैं। फ्लूइड जोन है, देख पा रहे हैं आप, मैं आपको हाइलाइटर से समझाती हूँ। दिस जोन वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर फ्लूइड है, मॉल्टन मैग्मा है और हीट है बहुत ज़्यादा, आउटर कोर में बहुत ज़्यादा हीट है, प्रेशर है। इसकी वजह से ये क्या करना शुरू करेगा, एक कन्वेंशनल करंट राइज होंगे, राइज एंड फॉल होंगे। जब ये राइज होंगे, हीट होते हुए ये राइज होंगे, एंड ये कूलिंग कब होंगे, मेंटल रीजन में टेम्परेचर का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल को।
रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है ना एस्थेनोस्फीयर में, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को ये डिसइंटीग्रेट यानी ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर पार्ट्स में। इसकी वजह से थर्मल डिफरेंस क्रिएट होगा मेंटल रीजन में। ठीक है, क्या क्रिएट होगा, थर्मल डिफरेंस क्रिएट होगा मेंटल रीजन से में। सो जैसे जैसे ये राइज होंगे, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राइज होंगे। ठीक है, ये यहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ से भी राइज हो रहा है, इन्हें हम असेंडिंग बोलते हैं, असेंड हो रहे हैं, ये राइज हो रहे हैं असेंड। और ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं कूल डाउन होंगे, इन्हें हम बोलते हैं डिसेंडिंग। ठीक है, सो आप अभी इस पोर्शन पर फोकस करिए। जब ये राइज होंगे तो आप देख रहे हैं कि अगर ये हमारा क्रस्ट है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसके नीचे ये मूव करती हुई फ्लूइड की लेयर है जिसमें मॉल्टन मैग्मा है। जब ये राइज होंगे तो ये क्या करेंगे, देखिए ये राइज होंगे और ये इस तरफ मैग्मा मूव करेगा, ये राइज होगा, असेंड होगा, और ये मैग्मा इस तरफ मूव करेगा। जब ये मैग्मा इस तरफ मूव करेगा और हमारा पूरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, ये सब कहाँ पर है, इस मैग्मा के ऊपर ही तो फ्लोट कर रहा है। तो जब ये सेपरेट होंगे इस तरीके से, असेंड होने के बाद जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट होंगे, अलग अलग मूव करेंगे, तो आपको क्या लगता है उसके ऊपर, क्या ये जो हमारा क्रस्ट है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्या ये मूव नहीं करेगा? ये बिल्कुल मूव करेगा, क्योंकि हमारा पूरा जो क्रस्ट है, दो टाइप का क्रस्ट मैंने आपको समझाया हुआ है। कौन सा? एक हमने पढ़ा है ओशियनिक क्रस्ट जो ओशन में है। ठीक है, ये ओशियनिक क्रस्ट है पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर ओशियनिक है, ये पूरा कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर है। दो तरीके के हमारे क्रस्ट हैं, एक जो कॉन्टिनेंटल जो सतह है और एक जो ओशन में है सतह, वो है। ये दोनों ही चीज़ें हैं किस पर, ये मॉल्टन मैग्मा एस्थेनोस्फेयर लेयर पर हैं जिसमें मॉल्टन मैग्मा है। जब ये मॉल्टन मैग्मा मूव करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस क्रस्ट को भी मूव कराएगा, फोर्स करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने में। अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में समझाऊँ तो ये क्या करेगा, ये इसे डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल अपार्ट करेगा ये इसे। जब ये इसे डाइवर्ज करेगा और ये बीच में टूटेगी, सतह टूटेगी, तो होगा क्या, जब ये सतह टूटेगी, अंदर क्या है, यहाँ अंदर है मॉल्टन मैग्मा। तो क्या इस मॉल्टन मैग्मा को रास्ता नहीं मिल जाएगा बाहर निकलने का? बिल्कुल मिल जाएगा। अब इस मॉल्टन मैग्मा को एक वे मिल गया है बाहर आने का। जब इस मॉल्टन मैग्मा को रास्ता मिलेगा बाहर आने का, तो ये बाहर आएगी। अब जब ये बाहर आएगी तो क्या बाहर उतना तापमान है जितना अंदर था? क्या जितनी हीट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो अंदर था इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, क्या उतना बाहर है? बिल्कुल भी नहीं। और पानी है यहाँ, तो ओशन है ये, तो ये बाहर आते ही क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होकर वापस से क्या बन जाएगा, ये मैग्मा कूल डाउन हो जाएगा और सरफेस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये हो क्या रहे हैं, बेसिकली ये डाइवर्ज होने के कारण हो रहा है। अब हम एक बारी पॉइंट्स पढ़ते हैं जो आर्थर होम्स ने दिए थे। मेरा मानना ये था कि आपको एक बार मैं डायग्राम समझा दूं तो फिर आपके लिए जो पॉइंट्स उन्होंने बताए थे उनको समझ पाना आसान हो जाएगा। एक बारी हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड लिथोस्फेयर, अंडर द सॉलिड लिथोस्फेयर फ्लूइड एस्थेनोस्फेयर सर्कुलेट कर रहा है। किस फॉर्म में? कन्वेंशनल करंट की फॉर्म में। बिल्कुल, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से फ्लूइड मूव कर रहा है कन्वेंशनल करंट की फॉर्म में। ये यहाँ कन्वेंशनल सेल भी बन रहे हैं अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आ जाइए। देखिए, डाइवर्जेंट कन्वेक्शन करंट्स पुल क्रस्ट लेयर्ड स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम ईच अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर्मिंग सीज एंड ओशंस मिड अटलांटिक रिजेस इज़ वन एग्जाम्पल। ठीक है, यही मैंने आपको अभी डायग्राम से समझाया कि जब डाइवर्ज होगा तो वो क्रस्ट की जो लेयर है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा, जिससे क्या होगा, ओशियंस वगैरह का बेस तैयार होगा, क्योंकि वहाँ से लावा निकल के आएगा अंदर से। और इस स्ट्रक्चर को, ये जो बना है ना सेंटर में, ये जो बना है जहाँ से अभी लावा निकल के आएगा, कूल डाउन होगा और एक नया सरफेस तैयार करेगा, इसे हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। ओके, ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे फिनोमेना पर। मैं एक बार आपको डाइवर्जेंस का डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए, इससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर ये लावा था, यहाँ एस्थेनोस्फेयर की लेयर थी। ठीक है, इसके ऊपर हमारा ये क्रस्ट है, स्ट्रक्चर है हमारा सॉलिड जो है, क्रिस्टल लेयर जो है।
उसके ऊपर ये क्या है, ये पूरा ओशनिक बेल्ट है, ये पूरा ओशनिक बेल्ट है, ठीक है। जैसे ही ये कनेक्शनल करंट इस तरफ मूव करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के कारण होगा क्या, ये अपने साथ मूव कराएंगे क्रस्ट को भी, ओशनिक क्रस्ट को भी। इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, एक ऐसे यहाँ पे वो क्रिएट होगा एक तरीके से, ये सेपरेट होंगे, पुल अपार्ट होंगे तो सेपरेट होंगे एक दूसरे से। उसकी वजह से ये जो लावा है इसको मौका मिलेगा बाहर निकलने का, बाहर निकलेगा तो इस तरीके से ये फॉर्म होगी। इसको हम बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। ओके, ये हमने केस देखा डाइवर्जेंस का। पर अब देखिए कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो हमारा वो ये जो हमारे सेल्स थे ये एक दूसरे से दूर ही हों। भाई जब ये हीट हो रहे हैं, जब इनको ज़्यादा तापमान मिल रहा है, तब तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। बट इधर भी तो देखिए, जब ये कूल डाउन होंगे तो ये वापस नीचे की तरफ आएंगे। एक तरीके से ऐसा ये सेल चल रहा है, हीट होने पर ऊपर मूव कर रहा है और कूल डाउन होने पर नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ मूव हो रहा है, और फिर वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है। अब एक चीज़ देखिए, जब ये नीचे की तरफ मूव होगा, अब मैं आपको समझाती हूँ। इधर यहाँ फोकस करिए, यहाँ ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है यानी ये इस तरफ आ रहा है, इधर भी ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है यानी ये इस तरफ आ रहा है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव हो रहे हैं, यहाँ से इस तरफ आ रहा है और यहाँ से इस तरफ आ रहा है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जब ऐसा होगा तो हम देखेंगे कि ओशनिक क्रस्ट जो है, भाई ओशन पानी ज़रूर है लेकिन उसके नीचे भी तो एक क्रस्ट है ना जिसके ऊपर पानी है। सिमिलरली कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर जो ये क्रस्ट है ये भी है सॉलिड स्ट्रक्चर। क्या ये टकराएंगे नहीं एक दूसरे से? जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, हम किस तरीके से होगा, क्या होगा, कैसे वॉल्केनोज बनते हैं इधर, कैसे और सबडक्शन जोन है, जियोसिंक्लाइंस हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग में बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ समझाऊंगी। बट अभी आप ये समझिए कि जब ये टकराएंगे, आप देखते होंगे कोई भी चीज़, आप कुछ भी ले लीजिए, आप दो प्लास्टिक की शीट ले लीजिए और आप उन्हें टकराइए। ओके, कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लीजिए, पतली शीट, और आप जब उन्हें टकराएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ राइज़ करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना, ऊपर की तरफ राइज़ करेगी। यहाँ पर भी तो ये इतने फोर्स से लग रहे हैं ना एक दूसरे की तरफ, तो होगा क्या, अब यहाँ पे माउंटेन्स जो होंगे, यहाँ पे ओशन, जो यहाँ पे क्रस्ट होगा, ये जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, सॉलिड स्ट्रक्चर, आपको नहीं लगता इस तरीके से राइज़ होगा टकरा के? दो चीज़ें टकराएंगी तो इस तरीके से राइज़ होगा। इसी राइज़ से बनेंगे क्या, माउंटेन्स फॉर्म होंगे इसी से ही, ठीक है। सो हमने दो चीज़ें पढ़ी, अब मैं आपको इसका भी थ्योरी से समझा देती हूँ एक बार। जब कन्वर्जेंस होगा तो क्रस्टल जोन क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, रिजल्टिंग इन द जियोसिंक्लाइंस। जो भी वहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, है ना, वहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर्स होंगे बहुत सारे, वो एक दूसरे से टकराएंगे और उसके बाद क्या फॉर्म होंगे, माउंटेन्स और अदर फीचर्स फाउंड होंगे, आइलैंड आर्क्स फाउंड होंगे। ये भी मैं आपको आगे के लेक्चर में समझाऊंगी कि किस तरीके से इन डेप्थ की किस तरीके से ये फॉर्म होंगे। इसको एक बार इस डायग्राम से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये एक दूसरे से टकराने के बाद क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे माउंटेन बेल्ट फॉर्म हो रही है, काफ़ी सारे माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। ये था कन्वर्जेंस। अच्छा, आर्थर होम्स ने ये दो चीज़ें तो बताई ही, लेकिन एक तरीका और होता है। क्या हो अगर ये प्लेट्स आमने सामने ना टकरा गए? एक तो ये ऐसे कन्वर्ज कर सकती हैं, दूसरा ये डाइवर्ज कर सकती हैं। एक और कंडीशन हो सकती है कि ये ना तो कन्वर्ज करें और ना ही ये डाइवर्ज करें, बल्कि ये एक दूसरे से एडजेसेंट मूव करें। ये देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे से कैसे मूव कर रही हैं, एडजेसेंट मूव कर रही हैं, है ना। तो जब ये एक दूसरे से एडजेसेंट मूव कर रही हैं तो क्या लगता है, क्या यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ नया फॉर्म हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा वेयर एंड टेयर आपको यहाँ पर दिख सकता है, वो पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। क्या ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो लावा निकले और कुछ और फॉर्म करे कंस्ट्रक्टिव? वो भी नहीं फॉर्म होता हुआ यहाँ दिख रहा है। इस तरीके की बाउंड्रीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री इंट्रैक्शन। ये एक दूसरे से इस तरीके से पैरेलली तो मूव कर रहे हैं, बट इस केस में आपको कुछ भी ना कंस्ट्रक्टिव दिखेगा, ना ही कुछ डिस्ट्रक्टिव दिखेगा, ना ही तो कुछ बिगड़ता हुआ दिखेगा, ना ही तो कुछ बनता हुआ दिखेगा। इस तरीके का भी एक इंट्रैक्शन होता है जिसे हम ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री इंट्रैक्शन बोलते हैं। सो ये जो चीज़ें थी ये किसके द्वारा बताई गई थी? आर्थर होम्स के द्वारा।
आर्थर होम्स के द्वारा बताई गई थी, जिन्हें एक उस वक्त एक तरीके से एक बड़ी डिस्कवरी भी माना गया, क्योंकि अभी से पहले अल्फ्रेड वेगनर ने जो भी चीज़ें बताई थी वो सही तो मानी जा रही थी, मगर उनके पीछे का जो एक रीज़न था, जो साइंटिफिक एक जो प्रूफ था, वो देने में आर्थर होम्स चूक गए थे। उनकी बताई हुई पोल फ्लीइंग फोर्स जो थी वो उसको कुछ लेजिट नहीं थी वो। इस वजह से आर्थर होम्स के द्वारा ये दी गई थ्योरी हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का भी बेस तैयार करती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायग्राम से आर्थर होम्स के दिए हुए पॉइंट्स और तीनों ही जो भी बनते हैं कन्वेंशनल करंट से स्ट्रक्चर्स, वो तीनों ही समझाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग, कीप लर्निंग।